नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के यूपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले में 8 सेट और हो चुके हैं। ठीक है, वो सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में जो एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो उस पर कुछ लोगों ने कॉमेंट किया है कि सर इंडियन पॉलिटी का भी करा दीजिए। तो ऑलरेडी हमने करा चुके हैं। ठीक है, हम करा चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, एक बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी कि ये जो सीरीज चल रही है, इसका लाभ आप सबसे ज़्यादा तभी ले पाएंगे जब इन टॉपिक्स को नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये बात मैंने शुरुआत में भी बताई थी, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि उन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करता रहता है। जैसे ये प्रेसिडेंट का से पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप लिख लीजिए राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ठीक है, और उनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगे कभी न कभी क्वेश्चन पूछा जाना ही है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के मामले में जैसे संसद वाला चैप्टर हो गया, यानी पार्लियामेंट का चैप्टर हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, पंचायती राज वाले चैप्टर हो गए, सुप्रीम कोर्ट का हो गया। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से कहीं ना कहीं ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब महाभियोग की बारी आती है तब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन है इसमें? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या फिर राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए लोकसभा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है और महाभियोग में भी, तो इसका आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा गया कि महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। जो राज्यसभा में देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मनोनीत सदस्य नहीं करते हैं और विधान परिषदों के भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। राज्यों की विधानसभाएं ऐसी हैं जो चुनाव प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग के समय में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि निर्वाचक गण में तो शामिल हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो वो है राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, क्योंकि राज्यों की विधानसभाएं चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती हैं राष्ट्रपति के, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें भाग नहीं, उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर या कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो भारतीय संसद किस प्रकार से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। तो संसदीय समितियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, स्थायी और तदर्थ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ठीक है, तो विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो किस प्रकार का विधेयक, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी वो कौन सा विधेयक होता है जिसको भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है? तो कौन सा विधेयक है? और वो होता है संविधान संशोधन विधेयक, आर्टिकल 368। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसको विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित किया जाना आवश्यक होता है, संविधान संशोधन विधेयक को। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन से सही हैं। तो वह मतलब लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा
तो एक चीज़ तो पढ़ी होगी कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है अपने सदस्यों के बीच में से ही, ठीक है, यानी लोकसभा सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सदस्य तो पहले से ऑलरेडी होता ही है वो, तो 6 माह की जो यहाँ पे बात कही गई वो तो गलत हो गई, ठीक है, दूसरा तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा होगा नहीं, तीसरा है वो त्याग पत्र जो है वो भी आपने पढ़ा होगा, मतलब कि उपाध्यक्ष को जब भी त्याग पत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को देता, तीसरा तो सही है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा वाला होगा नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरा तो होगा ही, ठीक है। तो पहला भी नहीं होगा और कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी तीसरा 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, ये भी गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा ही करती है, ठीक है। और वो शपथ भी नहीं ग्रहण करता, ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद आ गया मुझे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो शपथ नहीं लेता अपने पद की, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से सही हैं। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, यहाँ पे लिखा अनिवार्य रूप से। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो कौन कौन से सही हैं ये पूछा गया है। देखो भाई, यहाँ पे लिखा है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही सदस्य होंगे, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि कुछ कैबिनेट मंत्री ऐसे भी हो सकते हैं जो राज्यसभा से भी के सदस्य भी हो सकते हैं, मतलब उसको सांसद होना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो वो सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य हो। यहाँ तक कि मतलब जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही हो, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, वो भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो होता है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और सही वाला बताना है आपको, ठीक है। ये जरूर यहाँ पे चेक करना है कि पूछा क्या गया है। पहला है भारत में राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, ठीक है। और बताना है कौन कौन से सही हैं। देखो भाई, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यानी एडवोकेट जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा सही है, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर बजट पारित नहीं हुआ लोकसभा द्वारा तो क्या होगा। बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुझाव है तो बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, ये बात भी गलत है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, ठीक है, ये नौबत आ जाती है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव तक की स्थिति आ जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है अगर बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो पाता तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने यानी धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, यानी किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री और या फिर संघीय वित्त मंत्री, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भारत की संसद, ठीक है। तो जब भी भारत की संचित निधि से निधि निकालने की आवश्यकता होगी तो अनुमोदन अनिवार्य है संसद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, 4 कथन दिए गए और पूछा गया है कि कौन से सही हैं। तो भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। देखो भाई, जो महान्यायवादी होता है, एक बात आप याद रखो कि वो वोट नहीं दे सकता,
ठीक है, मतदान नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतदान, लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये बात गलत है। बाकी सब कर सकता है, बाकी जैसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, महान्यायवादी, लोकसभा में बोल भी सकता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, मतदान सिर्फ लोकसभा के सदस्य लोग ही कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो चौथा नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति? तो बहुत आसान है इसका आंसर। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है और जिसकी सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक है, लोक लेखा समिति की तो 22 होती है सदस्य संख्या, सरकारी उपक्रम समिति की भी 22 होती है। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आपको। ये सब लक्ष्मीकांत में सब दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहा ये आज का हमारा ये वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।